आना होना या गेस्ट ऑफ ऑनर है ना। अच्छा तो वो आ गई पहले तो थे क्या चाहिए नारंगी पानी या Yes, ma'am, something. Yes. Great. Yes. Thank you. नमस्कार मैम, वेलकम टू यूनिवर्सिटी। आई एम रत्नावली। आई एम सॉरी। नमस्कार मैम, मैं प्रोफेसर रजनी अभी प्रॉक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी और वैसे लॉ की प्रोफेसर हूँ। आइए अंदर कॉफी तो पी सकते हैं आप। बेटा कॉफी बोलो फटाफट, है ना? कुछ भी दो। बहुत देर तक डिक्टेशन होती है, जब तक मैं लिमिट में प्रोनाउंस नहीं करती तो आई विल नॉट हैव माय लंच। कोटेड थ्रूआउट इंडिया, इसलिए भारत और लगातार क्यों लिखा है सब। बहुत अच्छी बात है। सेंस ऑफ प्रेसिडेंट और लोगों को भी मिलेगा, इससे इंसेंटिव मिलेगा कि लिखे मूवी लिखे। सो ये हमने शायद अपने जो मेरा लास्ट लेक्चर था जनरल में, मैंने वहाँ लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं क्यों लिखती हूँ, व्हाई शुड आई राइट इट। सो उसमें मैंने ये बताया कि मैं क्यों लिखती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली क्या वो यूज़ गलत तरीके बट आई स्टिल यूज दैट। Once you have started using it, now the others will also start using it. Yes. So ऐसा माना जाता है कि भगत सिंह को जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने गाँव किया उसके बाद ही यहाँ पर पहले सेफ आउट का इसमें ये बात है। अच्छा। स्टूडेंट्स को सब पता नहीं चला मैम के साथ पहले नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। हर चीज़ की शायद वाइब्रेशंस रहती है ना वहाँ, हाँ रहती है है ना, ऐसा लग रहा है ना। बिल्कुल। ठीक कह रहे हैं आप। ओह अच्छा। ये यहाँ पे हमने तो यहाँ बुक्स रख दी ना, जो भी थोड़ा सा क्रिएट किया। बहुत अच्छा किया आपने। ये इस तरह का था मैम, ये देखिए ये तो लिफ्ट थी, ऊपर से खाना देते यहाँ से खाना आता था। ये दो लिफ्ट अच्छा। ब्लॉक हो गई और इसके अलावा ये टनल का वो थी, उसको बंद किया गया है। और ये तो हमने वैसे क्रिएट किया होंगे, उस समय से क्रिएट किया होंगे। टनल ये मेट्रो कंस्ट्रक्शन में टूट भी गई है बहुत सारी जगह से। ये जाके लाल किले तक ये हमने बाद में क्रिएट किया होगा। ये बिल्कुल ऐसे अंधेरा सा कमरा, और ये आप ये देखेंगे सारे ये ब्रिटिशर्स के टाइम के ये सारे कर्टन लगे हुए हैं सब। जो ये सब। So Bhagat Singh has touched them, seen them, been in it. यहाँ पे इनको कितने समय तक यहाँ थे तुलसी? मेरे ख्याल से 2-3 दिन लगे होंगे। ज़्यादा दिन नहीं है। ज़्यादा। Thank you for giving me this opportunity. आइए यहाँ से करें आपकी फोटोग्राफ। Yes. ऐसे इधर से। हाँ, करेंगे। Yes. मैं तो करूँ। सर But only Bhagat
was kept there. Only भगत सिंह बट कृष्ण दत्त को नहीं, इनकी FIR भी अलग-अलग की ना, हाँ। एक की पार्लियामेंट स्ट्रीट में और एक की चांदनी चौक में। मैंने ना अभी इनको ये सजेशन दिया था कि दिल्ली हाई कोर्ट में ये रिकॉर्ड होगा ना FIR का, तो लेट अस जस्ट गेट दैट एंड उसको आर्काइव करें कुछ। अरे वाह, मैं फूल एक बार मैंने सोचा वो सजे हुए हैं। भगत सिंह की जेल डायरी है, तो जिस आदमी को फांसी होने वाली हो, बच्चे को 15 दिन में, महीने में, 6 महीने में, आप देखो डेली एक पेज उनकी राइटिंग ओरिजिनल है। अच्छा, ये इसको छपवा दिया गया है, बाद में छपवा दिया, उसकी ट्रांसलेशन करती है। तो ये दिस कॉपी विल बी अवेलेबल इन मार्केट। मार्केट से भी होगी, हम आपको देते हैं ना, दे देंगे, रखवा देंगे। अरे बहुत सही, थैंक यू सो मच। ये ना रखवा देंगे, थैंक यू सो मच। मतलब ये नहीं बात है, कमाल आपका क्या आपने आके इसको, अच्छा ये आपने आने के बाद किया? नहीं, मेरे से Thank you. Our guest of honor, Srimati Monica Arora, Senior Advocate, Supreme Court and Delhi High Court. Dean of Colleges, Professor Balram Pani. Registrar, University of Delhi, Dr. Vikas Gupta. Proctor, University of Delhi, Professor Rajni. Dean Academic Affairs, Professor K. Ratnavali. I welcome you all to the launch of the awareness campaign, 3 New Criminal Laws. I request everyone to kindly rise for the university anthem, the University Kulgeet. जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान आलोक अनुपम श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान आलोक अनुपम सकल वसुधा निज कुटुंब की भावना संस्कृति सनातन आधुनिक शिक्षा पुरातन ज्ञान धाराओं का संगम देश की स्वाधीनता हित भूमिका शतकोटि वंदन। निष्ठा कृति सत्यम के मंगल दिव्य भावों का समागम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम। भव्य महाविद्यालयों के परिसरों से चिर सुशोभित श्रेष्ठ गुरुजन कर रहे छात्र और छात्राएं दीक्षित सच्चरित्राचार पावन साधना संकल्प संयम। नवल वैश्विक चेतना नव क्रांति संस्कारों का उद्गम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान आलोक अनुपम श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान आलोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम। ज्ञान आलोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम। Light and brightness have been equated with positivity, and motivation is seen as harbinger of good. To start us off on an auspicious note, we will have the lighting of the lamp to the chanting of Vedic mantras
I request the dignitaries on the dais to kindly join us for lighting of the lamp. ॐ वेदपुरुषाय नमः अथ स्वस्ति वाचनम् ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदशवामरुतः पृष्णीमातरः शुभञ्ज्यावानो विदते को जग्मयः अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदियों से सुनते आते थे कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। इसकी गूंज सिनेमा हॉलों में, कोर्ट कचहरियों में और पुलिस थानों में कई बार सुनी, पर ये मालूम नहीं था कि उसकी आवाज इस कदर बढ़ेगी कि वह यूनिवर्सिटी की दहलीज तक पहुंच जाएगी। Ladies and gentlemen, today we are going to discuss the criminal laws which were framed by the British to rule over Indians. Now we have the present Indian government which has formulated laws to serve the nation, where once it was about punishment, now it is about justice and nyaya. I request Dean Academic Affairs, Professor K. Ratnamali, to kindly deliver the welcome address. Namaskar. Very good afternoon to one and all. Honorable Justice Kanti Sarmaji, Judge, Delhi High Court, our chief guest for today's event, and a distinguished alumnus on whom we take pride. Honorable Vice Chancellor, Professor Mukesh Singh, whose able leadership and dynamism has taken the university to new heights. Srimati Monica Aroraju, Senior Advocate, Supreme Court and Delhi High Court. Member of the Executive Council of the University, and our guest of honor, an eminent alumnus, I would say, who receives much love and appreciation, which is evident from the votes she got in the last EC University election. Respected Dean of Colleges, Professor Balram Paneji, a humble and soft-spoken personality, yet who has the iron will and strength to implement crucial decisions. Respected Registrar, Dr. Vikas Gupta ji, an efficient and able administrator who glides so smoothly through the voluminous work that he makes it seem as if it is a very simple task to be the registrar of this university. Respected Dr. Professor Rajni Ambi, the iron lady, I will say, of the university. We have off the dais our university librarian. We have Dean of Faculty of Arts, Professor Anil Rai, Professor Pushpa Kumar, Professor Vandana, other professors from other departments, with principals of colleges, other deans and faculty members from different colleges who are representing the NSS coordinator, and we have a lot of law students who are NSS, part of the NSS team, so that they can take forward the awareness campaign to the public at large. Thank you for being here, and I welcome each one of you to the launch of the awareness campaign of the 3 new criminal laws. As we all know that laws are meant to govern the society. It has to be dynamic enough to respond to the societal changes as well as the technological advances. In this context, the colonial laws which were enacted long back with the perspective of ruling over the colonized people have become archaic and require change. The new Bharat that we see today is looking towards Indianization,
overcoming the colonial mindset, and working towards making Bharat Viksit by 2047. Indeed, change in the 3 criminal laws is a significant step towards it. We have now Bharatiya Nyaya Samhita 2023, which shall replace Indian Penal Code 1860. Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita 2023 shall replace Criminal Procedure Code of 1898. And Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 shall substitute the Indian Evidence Act. It is important that the changes that are brought about by these laws be made aware to the public at large, so that everybody knows the law, because ignorance of law is no excuse, and everyone conform to the law. The university has taken this responsible step towards it by launching the awareness campaign today in the presence of our distinguished guest. Our chief guest for today, Honorable Justice Swarnakanta Sharma ji, her journey is nothing short of remarkable. Madam has graduated with honours in English literature from Daulat Khan College and acquired her LLB and LLM degree from this university. So she is very proud of us. Justice Sharma began her illustrious career as a magistrate at the young age of 24. She rose to become a session judge on her 35th birthday and elevated to the esteemed position of High Court Judge on 28th of March 2022. Justice Sharma is a trained judicial mediator and has skillfully resolved numerous cases through mediation. She was assigned criminal roster and has been adjudicating criminal cases involving sitting and former MPs or MLAs. Since her elevation, Justice Sharma has delivered about 500 reported judgments in criminal law, many of which are landmark judgments. In fact, recognized for her exceptional contribution, Justice Sharma's judgments have garnered significant attention, with 25 of them featuring in Live Law's 100 Most Important Judgments of Delhi High Court for the year 2023, which is the highest for any sitting judge in the Delhi High Court. Madam has also authored several books. Now, mind you, Madam had completed BA Honours in English from this university. She has written books titled Don't Break After Breakup, which aims to help women who have chosen to remain single or have undergone a violent breakup of a marriage or relationship. Madam has also written a book titled Beyond Bhagwan, which addresses the possible emotional and financial problems that senior citizens may face at the hands of their own children. Tumhari Sakhi is again a third book, an attempt to create awareness amongst women about their rights and the need to speak up against the violence faced by them. She also made an attempt to write a fiction, and the title of the book is Love Full Circle. So, very warm welcome to you, Madam, and thank you for spending a very good time with us. We have as our guest of honor, Srimati Monica Arora ji, Senior Advocate, Supreme Court and Delhi High Court. She has done BA Honours Political Science from Hindu College and acquired her MA MPhil and Law degree from this university. She is a member of the Executive Council of the university for the second time consecutively. She has been the Standing Counsel for Government of India, several ministries, defense forces, academic institutions like JNU, Nalanda University, AIU, South Asian University, and she presents almost all ministries. Some prominent cases are, in the case of Nirbhaya, Madam has represented Ministry of Home Affairs and Ministry of Information and Broadcasting, and saw to it that BBC documentary, namely India's Daughter, having derogatory reference to the victim was not aired. She has also filed PILs, many PILs, which include the one which she had filed to include Sanskrit as a language in the Kendriya Vidyalayas, and it should not be replaced by foreign languages, and she won't have to take the cases. She also filed cases against compulsory inclusion of 22.5 marks of English
in UPSC examination for all the students, and she won that particular case also. Madam also filed PI to remove the word terrorist for Bhagat Singh and other freedom fighters. Sastri Indo-Canadian Research Fellowship, and also Sahitya Shri Award for contribution to the field of Hindi, Sanskrit and education. She's also written lots of books, and 3 of which are, Delhi Riots 2020, one of the best-selling books, Love Jihad, Facts and Law on Article 370 and 35A. Thank you, Madam, for accepting our invitation and being on the Thank you, everyone. Every event without the audience is not, alive, I would say even. So thank you and welcome all of you for coming to this event. Thank you very much, ma'am. I request Honorable Vice Chancellor, University of Delhi, Professor Yogesh Singh, to kindly felicitate our chief guest, Honorable Justice Swarnakanta Sharma, Judge, Delhi High Court. Thank you, sir. Sir, I request Vice Chancellor, sir, to kindly felicitate our guest of honor, Srimati Monica Arora, Senior Advocate, Supreme Court of India and Delhi High Court. Thank you, sir. I request Honorable Vice Chancellor, Professor Yogesh Singh, to kindly address the gathering. Good afternoon. Namaste to all of you. Namaste. Good afternoon. Respected Honorable Justice Swarnakanta Sharma, Judge, High Court of Delhi. Madam Monica Arora, Senior Advocate, Supreme Court of India, and Member Executive Council, University of Delhi. Professor Balram Pani, Dean of Colleges, Dr. Vikas Gupta, Registrar of the University, Professor Ratnamani, Dean Academic Affairs, Professor Rajni Abi, University Proctor, other respected deans, head of the departments, faculty members, invited guests, and my dear students. Good afternoon to all of you. Itna dheere. First of all, on behalf of University of Delhi, I would like to welcome Honorable Justice Swarnakanta Sharma, Judge, Delhi High Court of Delhi. As Professor Ratnamani has just told us that she did her graduation and post-graduation from Delhi University. So we are proud of you, ma'am. Delhi University is proud of you. You are staff of Delhi University. And we are very lucky to have such bright, intelligent student in Delhi University. She is the inspiration of so many students, not only related to Faculty of Law, but for other university students. I welcome you, ma'am. Today's guest of honor, Madam Monica Arora, who is also the Executive Council member of the university, a reliable and dependable voice of teachers in the University of Delhi. Why should I say only teachers? A reliable and dependable voice for justice, voice for everyone. And she is performing her duties very well. And we are also proud of you, ma'am. You are doing very well. Today, this is the awareness campaign for 3 new laws, 3 criminal laws. New India has 3 new laws, namely, as explained earlier also, Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and Bharatiya Sakshi Adhiniyam. And 3 laws will be repealed: Indian Penal Code 1860, Indian Evidence Act 1872, and Code of Criminal Procedure 1973. And they will come into effect, these 3 laws, from July 1st, 2024.
There are a good number of reasons, but the first important and foremost reason is what? Modernize and streamline the criminal justice system. Ensure speedy trials. Greater safeguard for victims of crime. That's why Government of India felt that these laws, new laws are essential in New India. कि हर नागरिक को सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान की रक्षा का प्रयास और सबको न्याय समय पर मिले, उसका अटेम्प्ट भारत की सरकार ने लिया. So discussions on these three laws are essential to understand the implications and future impact of these laws in higher education institutions of our country. Delhi University, a century old university and a torchbearer in many fields, particularly in law. It is our responsibility to create that kind of environment first in our university, so that our students, teachers should understand the implication of this law. Discussion is also required for making necessary amendments in our curriculum also. When now laws are there, so they should find proper and right place in the curriculum, not only the 5-year law, but also 3-year LLB course also. That's why also understanding is essential and important for us. These two laws, IPC and IEA, were enacted during British India. And they were enacted for a specific purpose: to rule us, to punish us, to insult us, to control us, and to protect the interest of Britishers. And common thing what? If I say what was in the foundation is the British oversight and ideology. Because those situations were also different, but rulers are there to protect their interest. That's why, and now in India we have the largest and strongest democracy of the world. And in the foundation of that democracy, rule of law. Now, the rule of, when we say in the foundation of the democracy is the rule of law, if democracy is strong, our rule of law should also be strong enough to address the challenges of the democracy. One thing is very interesting, Bhagwan Krishna ne Gita mein kaha, ahimsa paramo dharma. अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है. और सबने इस पे बात करी, भारत में बात करी, हम मानते भी हैं ऐसा है. But this is not a complete statement. So we have to understand कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा. अहिंसा परम धर्म है, पर जो सेकंड लाइन है वो हमने छोड़ दी. So if a statement out of context or half statement sometimes may be very dangerous also. And when it is referring to rule of law, then it becomes more dangerous because it has direct implication on the citizens of the country. The complete is ahimsa paramo dharma dharma hinsa tadaiv cha. Ahimsa paramo dharma dharma hinsa tadaiv cha, meaning thereby ahimsa मनुष्य का परम धर्म है. यहाँ तक तो किसी को डाउट ही नहीं है और होना भी चाहिए. पर धर्म के लिए की गई हिंसा उससे भी श्रेष्ठ है. ये आधी बात हमने छोड़ दी. भगवान कृष्ण से हमने दूसरा मीनिंग निकाल लिया. भगवान से दूसरा मीनिंग निकाल लिया कि अहिंसा तो परम धर्म है, पर धर्म के लिए की गई हिंसा उससे भी श्रेष्ठ काम है. ये बात हमने छोड़ दी. और व्हाट इज धर्म? धर्म इज नथिंग बट रूल ऑफ लॉ. Anything which we are doing to protect, preserve the rule of law, is dharma. Any action for the protection of that is justifiable action. So dharma ही है न्याय. धर्म ही है न्याय. So new ways will be experimented after these three laws. Introduction of community service as one of the punishment in the Bharatiya Nyaya Sanhita for 6 petty offences. Introduction of terrorist act. Trial for fugitive in absentia. Concept of digital evidence, electronic summons, electronic records, and abolition of many British terminologies which were there earlier in the laws. Now, Honorable Prime Minister has taken a sankalp that India will be a developed nation by 2047. So we need strong and relevant Nyaya Vyavastha of 21st century. Things which were happening in 18th and 19th century may not be relevant today. Many things in 21st century
century has come through innovations and discoveries in artificial intelligence, information technology, many new things has come. So change was required, and now change has come through these 3 laws. So this rule of law will provide confidence and protection to every citizen. Because when we want to become a developed economy, challenges will be very, very different, and we have to accelerate our growth rate. इसीलिए हम सबके अपने संघर्ष हैं और अपने संघर्ष हैं और हम सबके अपने युद्ध हैं. But we need protection of law. Every citizen requires the protection of law. इसीलिए मैं अर्जुन सिसोदिया को कोट करके खत्म करूंगा. हिंदी पोइट ने बहुत अच्छा कहा. क्या कहा कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बहुत अभागे होंगे. ध्यान से सुनना. युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे. या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको न तो कोई प्रण तोड़ना है ना रण से भागना है. संघर्ष और जो युद्ध की बात है वो संघर्ष की बात है. वी हैव टू वर्क फॉर आवर कंट्री. और हर संघर्ष जो हमको करना है वो देश के हित में करना है, देश के लिए करना है, और यही देश हमसे अपेक्षा रखता है. अगर ये 3 लॉस को हम समझेंगे तो शायद हमको बेटर डेमोक्रेसी में कंट्रीब्यूशन होगा और हम लोग एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे. और अभी चैलेंजेस बहुत अलग होंगे अगले 10-15 साल में. वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर सच चैलेंजेस. All the best, and I would like to thank Professor Ratnavali for organizing this program to create awareness amongst our students and faculty members. Thank you. Thank you very much, sir. An important lesson for all of us is संघर्ष जीवन में जरूरी है. I now request our guest of honor, Srimati Monica Arora, Senior Advocate, Supreme Court and Delhi High Court, to kindly address us. श्रद्धेय मंच, मेरे समक्ष उपस्थित सभी टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ. आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है जब वो लोग मंच पे बैठे हैं जिनको हम जितना जानते हैं और जानने को मन करता है और मानने को मन करता है. ऐसे मेरी बड़ी बहन स्वर्णकांता शर्मा जी, जिन्होंने केवल अपनी वाणी से नहीं कहा, अपनी जजमेंट से भी कहा है कि इंडिया दैट इज भारत. इंडिया को भारत के रूप में उन्होंने लिखा है, एक्सप्लेन किया है. ऐसे मैम आज मंच पर है. सर मैं हमेशा कहती हूँ कि जब से सर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने हैं, यूनिवर्सिटी इज ऑन द हैप्पीनेस हाईवे. पीपल आर हैप्पी, अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस, सबके घर में ऐसा लग रहा है कि एक सिक्योरिटी आ गई है और लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, यूनिवर्सिटी कहती है हम हैं ना. तो इसलिए थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग दैट कॉन्फिडेंस. हमारे बीच में बलराम पानी जी हैं जो कम बोलते हैं, पर जब मैं सोच रही थी कि वो बोलते हैं कम तो उनके बोलने में है दम. आप देखो उनकी वन लाइनर्स में लिख लेती हूँ वो क्या बोलते हैं, वो एकदम सटीक बोलते हैं. हमारे बीच में रजिस्ट्रार सर हैं. मुझे मालूम है मेरी नालंदा से लेकर JNU तक जब भी किसी भी सर्विस मैटर के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में कोई भी इशू होता है, प्रॉब्लम होती है, आई कॉल सर कि सर JNU में प्रॉब्लम आ रही है, बताइए क्या करें. एंड ही नेवर रेफर्स टू हिज बुक्स, ही नोज एवरीथिंग ऑन हिज टिप्स. इज दैट गुड? Vikas Gupta ji, Rajni Didi, she has been my professor. She taught me commercial law when I was doing law. I'm so proud to share this with you. The smiling soul of this program, Professor Ratnavali ji. The soul of this program, who wanted this program to be great because she wanted Delhi University to know about laws. और जैसा भी सर ने कहा ना कि अगर सब कुछ ठीक ठाक देश में चल रहा होता तो चक्र चलाने वाले को बांसुरी नहीं बजानी पड़ती. तो इसीलिए 3 क्रिमिनल लॉज क्या हैं. और अगर मैं आपको, क्योंकि मैं स्टूडेंट से बहुत इंटरैक्ट करती हूँ, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि मैम पुराने क्रिमिनल लॉज तो हट गए हैं, नए आ गए हैं, तो फर्क क्या है.
तो मैंने कहा पुराने 3 क्रिमिनल लॉज थे, उनकी जगह जो अब आए हैं उनमें एक लाइन में अगर मैं एक्सप्लेन करना हो तो ओल्ड क्रिमिनल लॉज वर लॉज ऑफ द ब्रिटिश, बाय द ब्रिटिश, फॉर द ब्रिटिश। और जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं दे आर लॉज ऑफ भारत, बाय भारत एंड फॉर। मैंने कहा मैम नाम हिंदी में कर दिए, मैंने कहा हिंदी में नाम नहीं किए, संस्कृत में कर दिए हैं। तो इंडियन पीनल कोड अब हो गया है भारतीय न्याय संहिता, BNS। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS। और इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, BSA। तो उसे कहा शब्द तो बदले हैं, मैंने कहा नहीं, पहले भाव बदला था फिर शब्द बदला है। और भाव कैसे बदला था कि जो अंग्रेज भारत पे शासन करते थे और गुलाम भारत के ऊपर शासन करने के लिए उनको अपराधों की सजा देने के लिए इंडियन पीनल कोड आया था। पीनल मतलब पनिशमेंट, इंडियन पनिशमेंट कोड आया था। नाम नहीं लिखा है कि सजा देने के लिए ला रहे हैं, लेकिन हमने इसको जो चेंज किया है इंडियन पीनल कोड से फोकस हो गया है भारतीय न्याय संहिता। पनिशमेंट की को खत्म किया है, न्याय को शुरू किया है। ये फर्क है भाव में और शब्द में। तो उस लड़के ने कहा कि मैम कई अंग्रेजों के जमाने के शब्द भी हटा दिए गए हैं। मैंने कहा बिल्कुल, रेफरेंसेस आज भी हमारे लॉज में थे। ब्रिटिश कैलेंडर, क्वीन, ब्रिटिश इंडिया, वकील, प्लीडर, बैरिस्टर, ये सब नाम हट गए हैं। वकील, प्लीडर, बैरिस्टर की जगह एडवोकेट आ गया है। और जो इंग्लिश रेफरेंसेस थे ये ब्रिटिशर्स को, वो हट गए हैं। बहुत से इनसेंसिटिव शब्द भी थे, जैसे इडियट, ल्यूनाटिक, इनसेन। ये मेंटल हेल्थ केयर इश्यूज हैं, इनको सिंपैथेटिकली देखना चाहिए था। ये नाम, ये वर्ड सब हट गए हैं। और भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो पहले इंडियन पीनल कोड में डेफिनेशंस का क्लॉज नहीं था। पूरे पीनल कोड में डेफिनेशंस भरी पड़ी थी, यहां वहां आप इंटरप्रेट करते रहिए। अब स्पेसिफिकली क्रोनोलॉजिकली डेफिनेशंस का क्लॉज 2 आ गया है, जिसमें चाइल्ड की डेफिनेशन, ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, कम्युनिटी सर्विस की डेफिनेशन इंक्लूड की गई है। आपको मालूम है कम्युनिटी सर्विस, मैं अपने कई जजमेंट्स में कहती हैं कि कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सर्विस, समाज सेवा होनी चाहिए। समाज सेवा ये नहीं कि टिकट लेके इलेक्शन लड़ लो, वो समाज सेवा की बात नहीं कर रहा इंडियन पीनल कोड। जो ये समाज सेवा है, ये समाज सेवा है कि अगर आपने चोरी की और चोरी का सामान वापस कर दिया तो सामुदायिक सर्विस करो। आपको कई बार कोर्ट ने बुलाया, आप कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, बाद में हाजिर हो गए तो आपको फाइन नहीं देना पड़ेगा, जेल नहीं जाओगे, आप कुछ सामुदायिक सर्विस कर लो। उसके बाद आपने शराब पीकर अगर उत्पात मचाया समाज में, जेल नहीं होगी, आप कुछ समाज में सर्विस कर लो। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, पहले ऑफेंस था, अभी ऑफेंस नहीं रहा। ये मेंटल हेल्थ केयर इशू है ना, कोई अपना जीवन खत्म कब करता है, तो अब उसके लिए भी अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड ऑफेंस हट गया है। कोई ऐसा करता है तो उसके लिए भी सामुदायिक सेवा करनी पड़ेगी। उस लड़के ने कहा मैम कुछ नए ऑफेंसेस ऐड हुए हैं। मैंने कहा बिल्कुल ऐड हुए हैं। उसने कहा क्यों ऐड हुए हैं? मैंने कहा आपके फोन पे अपडेशन अपग्रेडेशन आता है, पूछो क्यों आया है। मैं तो नहीं करूंगा, आपका फोन नहीं चलेगा। तो अगर फोन आपका अपडेट मांगता है तो जो लॉज पूरे भारत को गवर्न करते हैं वो अपडेट नहीं मानेंगे क्या? ये अपडेट है, अपग्रेडेशन है जो लॉज मांग रहे हैं। और 7 नए ऑफेंसेस आए हैं। पहला, अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंसेस इन इंडिया, सेक्शन 48। वो कहता है कि एक व्यक्ति बाहर फॉरेन कंट्री में बैठकर देश में अपराध कर रहा है तो उसके खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते हो। दूसरा, अगर आप झूठ बोलकर, प्रॉमिस झूठा करके, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम तो बड़ी अच्छी हो, मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा, मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, ऐसा झूठ बोलकर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अगर कोई शादी का झांसा देकर किसी के साथ यौन संबंध बनाता है तो ये भी अपराध बनाया गया है। तीसरा, हम सुनते थे कश्मीर में पत्थरबाजी बहुत होती है। अरे बच्चे ही तो हैं, छोटे छोटे पत्थर आर्मी वालों पर फेंक रहे हैं, क्या फर्क पड़ गया? नहीं, कोई भी अगर किसी बच्चे को हायर करेगा कोई भी अपराध करने के लिए
तो जो व्यक्ति हायर कर रहा है उसके ऊपर वही धारा लगेगी जिस धारा का अपराध वो बच्चा कर रहा है। ये सेक्शन 95 है भारतीय न्याय संहिता का। फिर मॉब लिंचिंग, कितना सुनते थे मॉब लिंचिंग हो रही है, हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग हो रही है। किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रॉब्लम को उजागर दिया। इस सरकार ने कहा टेल मी द प्रॉब्लम, विल गिव यू द सॉल्यूशन। मॉब लिंचिंग यानी अगर 5 या 5 से अधिक लोग इकट्ठे मिलकर किसी की हत्या करते हैं, क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की एक रेस है, एक कास्ट है, एक रिलीजन है, उसका एक जेंडर है, उसका कोई लैंग्वेज है, उसका पर्सनल बिलीफ है, या किसी भी ग्राउंड पर मॉब लिंचिंग करते हैं, उसकी सजा फांसी है। सभी को उसकी सजा फांसी है। फिर विधानसभा 2016 में कुछ नारे लगे थे जेएनयू में, भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो जो नारे लगे थे उसमें हुआ था अरे राजद्रोह है, सेडिशन है, इन्होंने राज्य के खिलाफ तो बोला है, तो क्या हो गया? ये जो सेडिशन का लॉ था सेक्शन 124 आईपीसी, ये डिलीट कर दिया गया है। इस सेडिशन के राजद्रोह के अपराध के अंदर गांधी जी को, बाल गंगाधर तिलक जी को, लाल लाजपत राय जी को वहां जेलों में जाना पड़ा था। उस समय ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, हमारे राज से, शासन से कोई द्रोह नहीं कर सकता। ये सरकार लेकर आई है, राजद्रोह हटा है, देशद्रोह का अपराध आया है कि तुम्हें जो सरकार के खिलाफ बोलना है बोलो, लेकिन अगर तुम देश की यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी के खिलाफ कुछ सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज करते हो, कुछ ऐसे एक्शंस करते हो, तो तुम्हारे ऊपर देशद्रोह की धारा लगेगी। तो राजद्रोह हटा है, देशद्रोह आया है कि शासन के खिलाफ जो बोलना है बोलो, लेकिन देश की संप्रभुता के खिलाफ, यूनिटी के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हम सुनते थे, मकोका है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999। ऐसे स्टेट लेजिस्लेशंस थे, कोई ऑल इंडिया लेजिस्लेशन नहीं था। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन किया गया है क्लॉज 111 भारतीय न्याय संहिता में, which punishes organized crime। और ये क्या कहता है कि acts of organized crime include kidnapping, robbery, vehicle theft, extortion, land grabbing, contract killing, economic offenses, cyber crime। ऐसे जितने भी क्राइम्स हैं जो ऑर्गेनाइज्ड ढंग से होते हैं, ये एक नया अपराध बनाया गया है। उसने कहा लड़की ने इतने नए अपराध बना दिए, कुछ हटाए भी हैं क्या? क्योंकि हम कब से सुन रहे हैं कि जब से सरकार आई है उन्होंने बहुत से अपराध हटा दिए हैं। बिल्कुल हटाए हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट पिछले कितने ही सालों से कह रही है कि इन अपराधों को हटा दो। सेक्शन 377 अननेचुरल सेक्स का जो ऑफेंस है उसको हटा दिया गया है। उसके बाद अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को ऑफेंस नहीं माना, हटा दिया गया है। एडल्ट्री सेक्शन 497 को हटा दिया गया है। पर हाँ, अगर कोई सरकारी कर्मचारी कोई काम कर रहा है, उसको रोकने के लिए आप अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हो, वो ऑफेंस रखा गया है। ये भारतीय न्याय संहिता अगर आप देखेंगे, यदि मैं हैरान हो गई जिसको मैंने देखा, इसमें सबसे पहले जो ऑफेंसेस अंग्रेज लेकर आए थे, उन्होंने कहा था, कोई पहला चैप्टर में था, दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर में था इंडियन पीनल कोड में, पुराने लॉ में, कि सरकारी खजाने को लूटोगे तो सजा है, रेल की पटरी को उखाड़ोगे तो सजा है, ब्रिटिश ताज का अपमान करोगे तो सजा है। ब्रिटिश राज को बनाए रखना ही उनकी प्रायोरिटी थी। उसके बाद कहीं जाकर 300 सेक्शन में आता था होमिसाइड, मर्डर, मानववध। फिर कहीं उसके बाद आता था महिलाओं और बच्चों के अगेंस्ट में अपराध, यानी महिला, बच्चे और मानव तो वेट ही करते रह जाते थे कि हमारी बारी कब आएगी। अब प्रायोरिटी में सबसे आगे आ गया है मानव के खिलाफ अपराध, महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध। और इसलिए चैप्टर 5 में एक अलग चैप्टर बना दिया गया जो पहले कभी नहीं था। महिला और बच्चों के खिलाफ जितने अपराध थे वो सब का सब चैप्टर 5 में एक जगह पर डाल दिया गया है। मैं एक बात और कहूंगी, जो कंपेयर कर रहे थे वो बहुत अच्छी कंपेयर कर रहे थे। उन्होंने कहा था बॉलीवुड की बात कही थी। अब ध्यान है, बॉलीवुड में जब आप सुनते थे ना, अरे जो 420 है, ये 420 ही कर रहा है, यानी ये चीटिंग कर रहा है। अब बॉलीवुड को कहना पड़ेगा ये नहीं कि 420 ही कर रहा है, अरे ये तो 318 कर रहा है, क्योंकि सेक्शन ही चेंज हो गया है। तो 420 चीटिंग को 318 कर दिया गया है। पहले आप देखते थे
न्यूज़ में आता था ना, वो हैमर करते थे और कहते थे 302 दफा के तहत फांसी दी जाती है। अब वो हैमर तो वही होगा, पर वो आ जाएगा 101 के तहत फांसी दी जाती है। और ऐसे जो मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस थे, हम कहते थे कि दहेज का जो लॉ है 498A, तो कहते हैं ना कि वो जब लगता है ना दहेज का कानून, तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है। अब कहना पड़ेगा 498A नहीं है, वो सेक्शन 85 हो गया है। तो बॉलीवुड को भी क्रिमिनल लॉस को समझना पड़ेगा। अब मैं बस शॉर्ट में बता देती हूँ। जो अगला कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। अब इसमें क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है कि प्रोसीजर क्या होगा। ध्यान रखो, तारीख पे तारीख पे तारीख। सबने इस प्रॉब्लम को बताया, सॉल्यूशन किसी ने नहीं बताया, सॉल्यूशन सरकार ने बताया। और क्या बताया कि आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम क्या है, उसकी दवाई करो ना। प्रॉब्लम क्या थी, तारीख पे तारीख पे तारीख। व्हाई देयर वाज डिले इन द डिलीवरी ऑफ जस्टिस? इट वाज ड्यू टू 4 रीजंस। फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर्स। सेकंड, लार्ज पेंडेंसी ऑफ केसेस इन कोर्ट्स। थर्ड, low conviction rates. Fourth, less use of technology. Fifth, delay in registration of FIR, service of summons, investigation, etc. and less use of forensics. और अब इसमें जो हल निकाला है वो हल ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मोड का यूज कीजिए, व्हाट्सएप का यूज कीजिए, ईमेल का यूज कीजिए, एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, सर्विस ऑफ समन्स के लिए, ट्रायल के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, सब चीजों में आप इलेक्ट्रॉनिक मोड का यूज करो ना, फोरेंसिक्स का क्राइम सीन पे यूज करो ना। तो आज मैंने उस लड़की से कहा कि अगर भगवान ना करे कोई अपराध होता है और आपको अगर कंप्लेंट देनी है तो जस्टिस इज देयर इन योर मोबाइल, यू डोंट नीड टू गो टू द पुलिस स्टेशन। आप घर में बैठकर उस क्राइम की इंफॉर्मेशन टाइप करके पुलिस की वेबसाइट पर आप भेज सकते हो। एफआईआर इमीडिएटली लॉन्च होगी और 3 दिन के अंदर आप जाकर उस एफआईआर पे साइन कर सकते हो। फिर अगर आप पुलिस स्टेशन जाना चाहो तो आप किसी भी लोकल पुलिस स्टेशन में जा सकते हो। वो ये नहीं करेगा, अरे तुम तो मॉरिस नगर में हो, तुम्हारी एफआईआर बनती है मलकागंज की या मॉडल टाउन की। नहीं, उसको 0 एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी और 0 एफआईआर लॉन्च करके वो जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहां पर वो एफआईआर को दे देगा। उसके बाद ये नहीं कि कंप्लेंट दी, एफआईआर लॉन्च होगी, विक्टिम बेचारा साइड पर रह जाता है जिसने इग्नाइट किया है पूरा केस और सारा केस आईओ के हाथ में आ जाता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के हाथ में। नहीं, आईओ को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगातार विक्टिम को बताना पड़ेगा कि प्रोग्रेस क्या हो रही है आपकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, व्हाट्सएप से, ईमेल से बताना पड़ेगा। उसके बाद जब इसमें जो क्राइम सीन है वहां फोरेंसिक्स मस्ट है। अगर 7 साल से ऊपर की सजा का क्राइम होता है, फोरेंसिक टीम वहां क्राइम सीन पर जानी ही होगी। उसके बाद जब पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, वो आज भी होती है पर स्टैट्यूट में लिखा है ई फाइलिंग हो सकती है। बड़ी वॉल्यूमिनस होती है वो रिपोर्ट, वो ई फाइलिंग हो सकती है जिस पुलिस रिपोर्ट की कॉपी विक्टिम और अक्यूज दोनों को देनी होगी। और ये केस अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट से सेशंस कोर्ट में जाना है 90 दिन के अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद चार्जेस फ्रेम होने हैं तो 60 दिन के अंदर चार्जेस फ्रेम होने होंगे और जजमेंट 30 दिन में आनी होगी। टाइम बेस्ड स्पीडी ट्रायल कर दिया गया है। और हाँ, एक्यूज की भी ह्यूमन राइट्स को इंश्योर किया गया है। हैंडकफ अगर हथकड़ी लगेगी तो वो सिर्फ हीनियस क्राइम में लगेगी और अगर 1/3 आप अपनी पनिशमेंट झेल चुके हैं तो कुछ ऑफेंसेस में आपको मैंडेटरी बेल मिल जाएगी। इसमें सेक्शन 530 है जो मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन है। सभी का फेवरेट होगा, बता दूंगी क्या है। ये सेक्शन कहता है कि जो ट्रायल होगा, इनफैक्ट कंप्लेंट से लेकर, इन्वेस्टिगेशन से लेकर, ट्रायल से लेकर जजमेंट तक सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आपको समन इशू करने हैं पुलिस को, ऑनलाइन हो सकता है। आपको एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट एंड विटनेसेस करने हैं, ऑनलाइन हो सकते हैं। एविडेंस रिकॉर्ड करना है, ऑनलाइन हो सकता है। किसी विटनेस को केरला से बुलाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ऑडियो वीडियो से वहां से उसके आप स्टेटमेंट ले सकते हैं। और जितनी भी अपील की प्रोसीडिंग्स होगी वो भी ऑडियो वीडियो मोड में हो जाएगी। बस मैं 2 मिनट और बता के अपनी बात खत्म करूंगी।
प्ली बार्गेनिंग चैप्टर 23 में इलैबोरेटली डिफाइन किया है। प्ली बार्गेनिंग क्या है कि भैया एक मुझसे जुर्म हो गया है पर मैं कॉम्पनसेशन देने को तैयार हूँ, मैं उसको एडिक्वेट एक्सपेंसेस देने को तैयार हूँ। अगर विक्टिम भी तैयार है तो आप कम गंभीर धारा में मेरा केस कर लो ना, मुझे माफ कर दो ना। तो जज, एक्यूज्ड और कंप्लेनेंट अगर तीनों की इस पे सहमति हो जाती है तो म्यूचुअली सैटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन के से और वॉलंटरली जो ये करे तो प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट है जो अमेरिका और बाकी सूट्स देखते थे ना, जो उन सब में होता है। ये बॉलीवुड और वेब सीरीज ज्यादा ध्यान आता है, अदरवाइज लगता है कहाँ के तो बहुत बड़ा ये इलैबोरेटली डिस्कस किया है प्ली बार्गेनिंग को, मतलब समझौते को और जल्दी निपटारे को। अब सेक्शन 356 है, अगर एक व्यक्ति भगोड़ा है, यहाँ से भाग गया, बाहर चला गया, आप उसको कैसे करोगे, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल कैसे करोगे, जजमेंट कैसे करोगे? ये बहुत ही नॉवल आइडिया आया है यहाँ हिंदुस्तान में पहली बार कि इंक्वायरी, ट्रायल और जजमेंट इन एब्सटेंशिया ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आप कर सकते हो। तो विक्टिम सेंट्रिक है, जो एक्यूज को सजा देनी है वो भी इसलिए कि वो दोबारा गलती ना करे। विटनेस प्रोटेक्शन इसके अंदर है। 396 सेक्शन कहता है विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम। सेक्शन 397 कहता है ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स फॉर इंजरीज इन हॉस्पिटल्स। सेक्शन 398 एक कहता है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। सेक्शन 399 कहता है कॉम्पनसेशन टू पर्संस हु हैव बीन ग्राउंडलेसली अरेस्टेड। और सेक्शन 404 कहता है कॉपी ऑफ जजमेंट टू एक्यूज्ड एंड द विक्टिम। आखिरी आता है इसमें जो है तीसरा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, बहुत अधिक चेंजेस उसमें नहीं किए गए। उसमें बेसिकली की चेंजेस क्या है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, ओरल एविडेंस होगा, सब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मोड में रिकॉर्डिंग हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में सारे प्रूफ्स लिए जा सकते हैं। साइबर लैब्स तो बढ़ानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, पुलिस को ट्रेन करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, ऐसे अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। तो एफर्ट क्या है तीनों लॉज का? टू मॉडर्नाइज द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टू एड्रेस इमर्जिंग चैलेंजेस इन द डिजिटल एज। तो मैं यही कहूंगी कि बहुत बड़ा प्रयास, कितने ही स्टेक होल्डर से बात हुई, सारी यूनिवर्सिटी से, सारी कोर्ट से, सारे इंस्टीट्यूशन से, सारे लॉ मेकर से, सबके इनपुट्स लिए गए और लगभग 4-5 साल का पूरा ये जो काम किया गया, उसके बाद ये सब आए हैं यहाँ पर नए लॉज जो 1 जुलाई से नोटिफाइड होंगे और इसलिए अवेयरनेस सब जगह पर चल रही है। कोशिश यही है कि जो भी कॉलोनियल ऐसे बचे हैं ना रेमिनेंट्स, वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाए। मुझे आशा ही विश्वास है, मैम यहाँ बैठी हैं, कि हम जो काला कोट पहन के और लंबा गाउन पहन के और बैंड लगाकर गर्मी में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भागते हैं मैम, आसपास के लोग जो हाफ स्लीव शर्ट्स में होते हैं उनको लगता है ये किस देश से आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे आशा ही विश्वास है कि ये सब चीजें भी धीरे धीरे जो कॉलोनियल रेमिनेंट्स बचे हैं ये भी जाएंगे। तो सबका प्रयास जारी है। बहुत सारी लिटिगेशन भी आएगी, बहुत सारे लोग इसको क्वेश्चन भी करेंगे, पर प्रयास करते रहिए ना। आपकी लाइफ में तो ऐसे ही होता है, कितने अच्छे से काम करने का प्रयास करते हैं, कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हम सब कोशिश करने वालों की कभी Thank you very much, ma'am. Now the moment that we've all been waiting for, I request our chief guest, Honorable Justice Swarnakanta Sharma, to kindly share her experiences with us. आदरणीय प्रोफेसर योगेश सिंह जी, आदरणीय मोनिका जी, and with my affection that I have with आदरणीय प्रोफेसर बलराम जी, आदरणीय डॉक्टर विकास गुप्ता, आदरणीय प्रोफेसर रजनी जी, आदरणीय रत्नावली जी और सभी आदरणीय जो मंच के उस पार बैठे हैं। इस विषय को शुरू करने से पहले
मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जो भी हूँ, अपार्ट फ्रॉम व्हाट माय पेरेंट्स हैव मेड मी, मैं इसी यूनिवर्सिटी की बदौलत हूँ। इस बात को एक्सप्रेस करना कि आज मैं क्या महसूस कर रही हूँ, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन ये आपसे फिर भी ज़रूर बताना चाहूँगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है कि आप जब भी यहाँ आते हैं तो आपको कुछ देती है। सभी परम आदरणीय टीचर्स जो इस साइड बैठे हैं, उनके लिए कुछ भी कहने के लिए शब्द तो नहीं है। तो आज भी जब मैं यहाँ आई हूँ, तो आज मैं प्रोफेसर योगेश जी से जो श्लोक मुझे याद आता था, उसका अगला भाग समझ के आपने मुझे जो ये अफेक्शन के रूप में ये एक चिन्ह दिया, इसको मैं आपके आशीर्वाद के रूप में पहन के ही इस भाषण को देना उचित समझती हूँ, क्योंकि आपके गुरुजनों का जितना आशीर्वाद आप पर जब तक रहे, आप तब तक वो सब कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते। जब मैं इस यूनिवर्सिटी में आई थी तो मैं इंग्लिश ऑनर्स के सब्जेक्ट में मेरा एडमिशन है। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं आई थी। आज अगर मैं अपनी जजमेंट्स को लिख पाती हूँ, अगर आज मैं यहाँ खड़ी होकर आपके सामने बोल पाती हूँ, तो ये सब इस यूनिवर्सिटी का दिया हुआ है। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप कभी भी ये ना समझें कि आप ऑर्डिनरी हैं। I am a very ordinary woman. I have been raised by my parents who are special for me, and also by special teachers who are from Delhi University. और मैं जो आपके सामने खड़ी हूँ, ये केवल उसका नतीजा है। तो हर वो व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, हर वो स्टूडेंट जो यहाँ बैठा है, वो अपने आप को ऑर्डिनरी ना समझे, क्योंकि आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स बहुत स्पेशल हैं, और उन सबका शुक्रिया करना चाहिए कि उनके कारण आप इस लायक हैं कि आप यहाँ बैठे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप यहाँ पर एजुकेशन पा रहे हैं, और मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रही हूँ। जब मुझे इस यूनिवर्सिटी ने बुलाया, तो तब मैंने ये एक अजीब सी बात मेरे मन में आई कि जब मैं स्टूडेंट थी तो वाइस चांसलर के ऑफिस में जाना, क्या पास में बैठना, तो सिट्टी पिट्टी हो भी हो सकता है। तो आज अगर ये मौका मुझे भगवान ने दिया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब मोनिका जी ने इन नए कानूनों के बारे में आपको इतने अच्छे तरीके से बता दिया है कि मेरा काम बहुत कम हो गया। मेरा काम केवल ये, क्योंकि मोनिका जी ने आपको ये बता दिया कि क्या चेंजेस आए हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एज अ जज ये चेंजेस क्यों जरूरी थे, क्यों वो लोग जो इस बात का क्रिटिसिज्म करते हैं या इसके लिए स्केप्टिकल हैं कि भाई ये नए कानूनों की जरूरत क्या थी, ये नए कानून क्यों आने चाहिए थे, ये इन नए कानूनों से क्या होगा, उस बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये नए कानून आने से मुझे एज अ जज क्या इतनी जगह मिल जाती है। आई गेट दैट स्पेस टू डू जस्टिस विच अर्लियर आई वॉज नॉट एबल टू डू। जैसे मोनिका जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि जो हमारा पुराना इंडियन पीनल कोड था, वो पेनलाइज करने के लिए था, यानी कि सजा देने के लिए था। उसका कारण भी मोनिका जी ने आपको बताया कि क्यों ऐसा था। आप जो नया हमारा कानून है, जो आईपीसी को जो हमने नया नाम दिया है, सबसे पहले वो फर्स्ट स्टेप है ये बताने के लिए और ये समझने के लिए कि हमें इसकी कानून के बदलाव की जरूरत क्या थी। क्या आपने ये नोटिस किया, आप में से किसी ने, कि अब
पीनल शब्द की जगह कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ? न्याय। न्याय में और पीनल में बहुत अंतर होता है। हम लोगों ने जब लॉ पढ़ा और अभी भी हम जब लॉ पढ़ रहे हैं तो हम अभी भी अंग्रेजों की दी हुई डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। अभी भी हम अंग्रेजों का दिया हुआ लॉ पढ़ रहे हैं और हम उनके पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। आई होप कि एक ऐसा दिन आए जब हम इंडियन जूरिस्प्रूडेंस के बारे में भी पढ़ें और शायद ये एक पहला स्टेप है ये बताने के लिए कि पीनल कोड और न्याय संहिता में बहुत फर्क होता है। इस फर्क को मैं आपको एज ए जज बता सकती हूँ। जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उस अपराध के पीछे कोई कारण होता है। सो वी टॉक अबाउट द क्रिमिनल, वी टॉक अबाउट द विक्टिम, बट वी seldom talk about the social context due to which this person has committed the offense. तो जब हम किसी को पनिशमेंट देने की बात करते हैं ना, तो तब हम केवल क्या चीज देखते हैं कि ये आदमी बड़ा बुरा है कि इसने ये काम किया है, ये औरत बहुत बुरी है कि इसने ये काम किया है। हम न्याय की बात नहीं करते, हम पनिशमेंट की बात करते हैं। तो जो नया आपका कानून आया है उसका जो थ्रस्ट है दैट इज नॉट ऑन ओनली पेनलाइजिंग पीपल और पनिशिंग पीपल बट रिफॉर्मिंग पीपल। जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? हम किसी को जेल में रखते क्यों हैं? हम लोगों को जेल में इसलिए रखते हैं कि एक राइट स्टेट का होता है। स्टेट का राइट ये होता है कि मैं आपको मुल्जिमों से बचाऊं, मैं आपको ऑफेंसेस से बचाऊं, और इसलिए मैं लोगों को जेल में रखने का वो राइट एक्सरसाइज करती हूँ इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट जो ये कहता है कि सबको आजाद रहने का अधिकार है। तो वो जो आजाद रहने का अधिकार है दैट हैज टू सरेंडर इन फेवर ऑफ द स्टेट बिकॉज द स्टेट हैज टू सिक्योर यू। तो जो ये न्याय संहिता अब नई आई इसका जो थ्रस्ट है दैट इज ऑन न्याय। और न्याय किस चीज से होता है भाई? क्या जजेस न्याय करते हैं? क्या जजेस केवल न्याय कर सकते हैं? क्या जजेस भगवान होते हैं? क्या जजेस कुछ खास चीज लेके पैदा होते हैं कि वो इसलिए जज बन जाते हैं और इसलिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए कि ये जज बन गए हैं तो ये कुछ खास बन गए हैं? जजेस ह्यूमन बीइंग होते हैं। जजेस आर नॉट गॉड्स, जजेस आर नॉट इवन डेमिगॉड्स, जजेस आर ह्यूमंस। तो जजेस न्याय कैसे करते हैं? तो जब आपको पीनल कोड मिलेगा तो आप पेनल्टी से करोगे ना न्याय, और जब आपको न्याय संहिता मिलेगी तब न्याय से करोगे ना आप न्याय। तो अब मुझे न्याय संहिता मिली है तो मैं न्याय से न्याय करूंगी। और मैं न्याय से न्याय कैसे करूंगी? मैं एज अ जज कैन आई क्रिएट लॉ, कैन आई इनैक्ट लॉ, कैन आई मेक लॉ? आई कैन नॉट मेक लॉ। तो फिर मुझे क्या करना पड़ता है कि जो भी मुझे आप देंगे लॉ मुझे सिर्फ उसको केवल अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आप मुझे ए देंगे तो मैं ए अप्लाई करूंगी, आप मुझे बी देंगे तो मैं बी अप्लाई करूंगी। अगर आप मुझे ए बोलेंगे कि ए लॉ है जो कि ब्रिटिशर्स को ज्यादा सूट करता था मगर आपको ए से न्याय करना है तो मैं तो ए से न्याय करूंगी। तो मैंने इतने साल जब बहुत चीजों के बारे में बहुत चीजों को मैंने एडजुडिकेट किया तो मैंने बहुत बार ये सोचा, मैंने बहुत बार ये पाया कि ये न्याय नहीं है। लेकिन जजेस क्या कर सकते हैं? जजेस का एक काम होता है, जजेस को जो आपके पास लॉ होता है उसको प्रॉब्लम पर अप्लाई करना पड़ता है और वो अप्लाई करके आपने जिसने आपको एक प्रॉब्लम बताई है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आपने उसका सॉल्यूशन देना होता है। जजेस के पास ये ऑप्शन नहीं होती कि जजेस ये कह सके भाई मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। सब लोग कह सकते हैं मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, अब ये नहीं है मगर मैं क्या करूं। जजेस के पास जो है उसको उसी में आंसर देना पड़ता है बिकॉज जजेस कैन नॉट से आई डोंट नो व्हाट टू डू because I have to do it. So when I got this new code, when I got this new IPC penal code को जो उन्होंने रिप्लेस करके जो उन्होंने मुझे न्याय संहिता दी तो मुझे ये एक दिल में बड़ा सुकून हुआ कि इंडिया में भारत में जो भारतीयता के कानून आने चाहिए, जो भारतीयों को चाहिए भारतीय परिवेश में, वो उन्हें इस तीनों कानूनों ने दिया है।
अंग्रेज मतलब हम लोग बहुत हिंदी नहीं बोल पाते हैं ना, बहुत लोग क भी बड़े कम लोगों को याद है, सभी को नहीं आ रहा है। तो अभी भी हम क्या बोलते हैं, भारतीय न्याय संहिता को हम बोलते हैं BNS। हम तो नहीं बोल रहे हैं भ न सा, नहीं बोलते ना, तो हम क्यों नहीं बोलते हैं? हम नहीं बोलते हैं ना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को भ न सा, क्योंकि हम उतने फ्लुएंट नहीं है हिंदी में, हम लोग फ्लुएंट नहीं हिंदी में। हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भ स अ क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम खुद ही उस चीज को बोल रहे थे, भूल गए थे। तो शायद ये भी एक प्रयास है भारतीयों को वापस भारतीयता की तरफ लाने का, उनको उनकी भाषा के बारे में बताने का। और मैं उस दिन का वेट करूंगी, मैं उस दिन की इंतजार करूंगी जिस दिन लोग इसको BNS कहने की बजाय ब न स कहेंगे। शायद मैं ये कहूंगी, चाहे ये मुझे क्रिटिसाइज करेगा कोई भी, लेकिन मैं फिर भी ऐसा करूंगी। और ये एक फर्स्ट स्टेप है आपके अंदर वो एक पेट्रियोटिज्म को जगाने का, इस चीज को भी जगाने का कि आप भारतीय हैं, इसलिए आपको हर चीज वही यूज करनी चाहिए, वही अमल में लानी चाहिए, उसी के अनुसार चलना चाहिए जो भारतीयों के लिए हो। मोनिका जी ने कहा भारतीयों के द्वारा भारतीयों के लिए, तो ये एक उस तरफ भी एक बहुत ही अच्छा कदम है। आप में से मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये मालूम हो कि इस बिल्डिंग में जहां हम बैठे हैं इसकी कितनी हिस्टोरिकल वैल्यू है। मुझे भी मालूम था कि शहीद भगत सिंह जी को यहीं पर एक तहखाना है जिसके अंदर रखा गया था। मैं अभी उसको देखकर आई हूं। हर जगह की एक वाइब्रेशन होती है और हर जगह का एक डिवाइन से एक कारण होता है। तो शहीद भगत सिंह ने एक क्रांति उत्पन्न की थी, किस चीज के लिए? भारतीयों के लिए और उनकी स्वतंत्रता के लिए। तो कितना अजीब एक संयोग है कि आज उसी हॉल में उस तहखाने के ऊपर हम बैठे हैं और एक और क्रांति ला रहे हैं कानूनों में। एक क्रांति जो शहीद भगत सिंह ने शुरू की आपकी भारतीयता के लिए, आपकी स्वतंत्रता के लिए, एक और क्रांति आज इसी बिल्डिंग से, इसी हॉल से लॉन्च क्योंकि हो रहा है, ये शुरू हो रही है कि जो अंग्रेजों ने कानून दिए थे ना आपको, हमें उससे भी स्वतंत्र होना है, उनकी दी हुई भाषा से भी स्वतंत्र होना है। और हमें आज इसी प्रांगण से, इसी हॉल से, उसी तहखाने के ऊपर से, उसी शहीद भगत सिंह को नमन करते हुए, जैसे वो क्रांतिकारी थे, उन्होंने किसी और परिप्रेक्ष्य में वो क्रांति लेके आए थे, हमें वो क्रांति इन कानूनों के थ्रू भारत में, भारतवर्ष की न्याय प्रणाली बनानी है। मैं आपके समक्ष ये सब क्यों बोल रही हूँ? मैं तो जज हूं ना, मुझे क्या मतलब है? मुझे आप जो न्याय के लिए कागज देंगे, मैं तो उसी से न्याय कर दूंगी। मुझे क्या जरूरत है मैं आपको बताऊं कि नए लॉ आ गए हैं तो क्या हुआ? मुझे क्या जरूरत है मैं आपको बताऊं कि हिंदी में लॉ आने से, हिंदुस्तानियों के लिए लॉ आने से, भारतीयों के लिए लॉ आने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मैं भारतीय पहले हूं, मैं जज बाद में। जज बनी, मेरी उम्र 23.5 साल थी। मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। इस यूनिवर्सिटी के इसी वीसी ऑफिस में मैं अपने एक दोस्त संजय दीवान के साथ आई थी क्योंकि मेरा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था। मेरी लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म ऑफ द मैजिस्ट्रेट उसी दिन थी। देखिए इस यूनिवर्सिटी ने मुझे क्या क्या दिया है। प्रोफेसर बख्शी अपने कमरे में बैठे थे। मैंने और संजय ने बड़ी मुश्किल इस प्रांगण तक, उनके कमरे के बाहर तक पहुंचे। बहुत बारिश हो रही थी। 4 बजे का समय था, 1 बजा था।
पूछा क्या काम है, अंदर से कुछ आया। मैंने उन्हें एक चिट्ठी लिखी, सर मेरा रिजल्ट नहीं आया 3rd ईयर का, मुझे पता चला है कि रिजल्ट तैयार है मगर इट विल टेक सम टाइम, और आज लास्ट डेट है 4 बजे। मैं आज भी बहुत ओवरवेल्म हो जाती हूँ ये कहते हुए कि प्रोफेसर बख्शी वॉकड आउट ऑफ हिज रूम विद माई चिट्ठी। He sent a man with me to Sanjay and Sanjay Diwan, who travelled with us in his car, and he got us the result in a sealed cover. That sealed cover we took to the registrar. The registrar told us, बड़ी मेहनत की है, मैं विश करता हूँ तुम जज बन जाओ, मगर मैं प्रोफेसर बख्शी का वो चेहरा और उनका वो एक्ट कभी नहीं भूल सकती। इसको बताने के मकसद 2 है, एक वो कि आपका जो गुरु होता है वो क्या होता है, और दूसरा ये कि गुरु के बिना कुछ नहीं होता, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन जो उनका एक्ट ऑफ काइंडनेस था ना, टू गेट अप, कम आउट ऑफ द रूम फॉर एन अननोन गर्ल, यू नो, who was almost in tears. मैंने 30-32 साल की अपनी सर्विस में मैंने अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश की है कि जब भी मेरे पास कोई किसी तरीके की अर्जी लेके आए तो मैं भी उठ खड़ी हूँ और मैं कहूँ कि मैं करूँगा। इस न्याय संहिता के चेंज होने से या आने से एज ए जज जो मुझे बहुत सी मुश्किलें होती थी मैं उनको शेयर कर रही थी आपसे। जैसे आई वॉज द फर्स्ट जज इन द कंट्री टू हैव अवॉर्डेड कम्युनिटी सर्विस एंड आई वॉज अ मैजिस्ट्रेट एट दैट टाइम, जो सबसे छोटा हिरार्की करता है। आई स्टिल रिमेंबर बंगला साहब गुरुद्वारे के बाहर कुछ बाइकर्स ने एक डीसीपी से, फीमेल डीसीपी से कुछ बदतमीजी की थी और कुछ स्टंट्स कर रहे थे। सो व्हेन दे केम, जब उनके पेरेंट्स मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि ये छोटे बच्चे हैं, इनसे गलती हो गई है। उस वक्त कम्युनिटी सर्विस का कोई कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं था। इट्स अ वेरी लॉन्ग, इट्स अ वेरी ओल्ड इंसिडेंट, वेरी ओल्ड इंसिडेंट व्हेन आई यूज्ड टू बी अ मैजिस्ट्रेट। जब मैंने उस वक्त कम्युनिटी सर्विस के ऑर्डर किए तो आई वॉज क्रिटिसाइज्ड इवन इन माई जुडिशियल एकेडमी कि मैं ये नहीं कर सकती और मैं ये करना चाहती थी। और मैं इसलिए करना चाहती थी कि वो सभी कोई 18 कोई 19 साल का बच्चा था और मैं ये चाहती थी कि वो मेन स्ट्रीम में आ जाए, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो, और जिस गुरुद्वारे में उन्होंने गलती की है तो मैंने उन्हें समझाया कि आप यहाँ गुरु की सेवा करने के लिए आए थे, आप गुरु की सेवा करिए। तो उस कम्युनिटी सर्विस के लिए मुझे बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया। वो ऑर्डर कभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ मगर। तो आज मैंने उस वक्त, आप समझ लीजिए कि पिछले, अगर मैं 32 साल से जज हूँ तो शायद ये इंसिडेंट जब 25 साल पुराना होगा, तो 25 साल मैंने वेट की थी कि कम्युनिटी सर्विस कभी लीगल हो जाए। तो ये उस सोच का और उस भारतीय ओल्ड जूरिस्प्रूडेंस का एक हिस्सा है जहां पर आपको ये बताया जाता है कि आपको, अगर आपसे कोई गलत काम हो गया है तो हम आपको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम आपको उसका पश्चाताप कराएंगे। आप समझते हैं? एक चीज होती है पश्चाताप और एक होता है कि चलो भाई आप जाओ, अब जेल में रहना। तो जो ये पश्चाताप वाली स्टोरी, जो ये पश्चाताप वाला कॉन्टेक्स्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट हमारी भारतीयता का या हमारी भारतीय जो ओल्ड जूरिस्प्रूडेंस है, ये उसका हिस्सा था। तो जब आप कहते हैं कि इसके अंदर क्या नया है, तो इसके अंदर भारतीयता नहीं है, इसके अंदर जो आपकी पुरानी सोच है वो नहीं है। तो एज ए जज नाउ, नॉट ओनली मी, चलिए मैं तो अब हाईकोर्ट में हूँ,
तो लेकिन जो लोग अभी भी कम्युनिटी सर्विस को लीगली अवॉर्ड नहीं कर सकते, दे विल बी एबल टू अवॉर्ड इट लीगली। तो तब अगर कोई जो क्रिटिसिज्म करते हैं कि इसमें क्या नया है और क्यों नया है, दिस इज वन थिंग। तो ये मत समझिए कि जजेस की लिमिटेशंस नहीं होती, जजेस की बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, और उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये होती है कि अगर आपके पास लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है तो आप खुद नहीं बना सकते, क्योंकि आप खुद बनाओगे तो आप क्रिटिसाइज होगे, आप क्रिटिसाइज भी होगे, आप क्रिटिसिज्म को ले लो तो फिर उसके बाद वो सेट असाइड होगा, तो वो लीगल ऑर्डर नहीं है ना, दैट इज नॉट अ लीगल ऑर्डर। टू हैव अ लीगल ऑर्डर आई नीड अ लीगल प्रोविजन। तो लीगल प्रोविजन अगर मुझे नए वाले लॉ में मिलता है तो आई हैव टू अप्रिशिएट इट, क्योंकि आप जो इनडायरेक्टली नहीं समझते हैं कि जो लॉ जज के पास नहीं है, जिसके लिए वो अपने आप को हैंडीकैप महसूस करता है, वो आपके लिए तो हैंडीकैप महसूस करता है ना, अपने लिए थोड़ी ना करता है। अगर मैंने ये सोचा कि भाई ये लड़कों को ना जेल नहीं जाना चाहिए, उन्हें कम्युनिटी सर्विस करके ना इन बच्चों को छोड़ देना चाहिए, इन्हें रियलाइजेशन हो जाएगी। अगर वो लीगल ऑर्डर नहीं था ना, तो वो मेरे अंदर की छटपटाहट थी कि मैं आपको जेल ना भेजूं, मगर वो करना किसके लिए चाहती थी? क्या अपने लिए करना चाह रही हूँ? आपके लिए तो करना चाह रही थी ना, उन बच्चों के लिए तो करना चाह रही थी ना। तो जो जज है वो जब किसी के लिए कुछ करना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, अगर आप उसको अच्छे लॉ दोगे ना तो वो अच्छे डिसीजन आपके लिए तो करेगा ना। जज कोई अपने लिए तो डिसीजन नहीं। So when we were talking about rule of law is the most important thing for a democracy, for a community, for a country. And what is rule of law? How do we bring about rule of law? We enact laws, then we apply them. Who enacts laws? That is for the parliament. तो लेकिन वो पार्लियामेंट नहीं करती है, वो कौन करती है? वो जनता करती है। क्योंकि जनता क्यों करती है? क्योंकि जनता के जो लोग आप चुनते हैं वो पार्लियामेंट में जाते हैं, पार्लियामेंट जो होती है वो लॉ बनाती है, और वो वाले लॉ को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो आपने ये नए लॉ बनाए हैं, ये लॉ आप लोगों ने बनाए हैं, आप लोगों के लिए बने हैं, और क्योंकि आप वो लॉ मुझे स्ट्रेंथन करते हैं, मुझे किस चीज के लिए स्ट्रेंथन करते हैं? मैं तो जज हूँ, मैं तो अपना काम कर ही रही हूँ, मेरे पास आएगा तो मैं A/B = C भी कर सकती हूँ। मेरे पास जो लॉ है उसे मैं कह भी सकती हूँ 3 साल की सजा, 2 साल की सजा, आप जाओ, आप ये दे दो, आपका नाम, बाप का नाम, मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। अगर मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, जो कि एक जज की फर्स्ट ड्यूटी और फर्ज होता है, क्योंकि जज एक प्रोफेशन टू अ लार्जर एक्सटेंट नहीं होता। जजशिप जो होती है वो सर्विस के लिए, ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोफेशन, यू हैव टू बी प्रोफेशनल, आपको सब कुछ आना चाहिए आज की तारीख में, लेकिन आप जो कुछ भी करते हैं आप अपनी कम्युनिटी के लिए करते हैं, आप अपने देश के लिए करते हैं, उसकी भलाई के लिए करते हैं। आप टेररिस्ट को अगर पकड़ते हैं तो किस चीज़ के लिए पकड़ते हो भाई? मेरे लिए तो नहीं ना, आप अपनी कंट्री के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, आपके लिए तो पकड़ते हैं। तो जब नया लॉ आता है ना इसमें कि टेररिज्म में इस चीज़ को भी आप ले आओ, तो वो किसके लिए लेके आए हैं? वो आप ही के लिए तो लेके आए, क्योंकि वो था ही नहीं। और जज को क्यों अच्छा लग रहा है भाई? मुझे क्या मतलब है कौन लॉ ला रहा है? मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन लॉ लेके आ रहा है, मुझे इस बात से मतलब है कि बहुत अच्छा लॉ आ रहा है, क्योंकि अच्छा लॉ आ रहा है तो जो भी लेके आ रहा है मेरे लिए वो पूजनीय है, मेरे लिए वो रिस्पेक्टेबल है। मुझे किसी की पॉलिटिकल ओरिएंटेशन से, किसी की पॉलिटिकल एफिलिएशन से, मुझे एज अ जज कोई मतलब नहीं है। जब मैं उस जज की कुर्सी पे बैठती हूँ मुझे उस चीज से कोई मतलब नहीं है। मैं केवल न्याय करना चाहती हूँ, जो मुझे इस न्याय संहिता ने मुझे वो अधिकार दे दिया है, अब मुझे वो एक टूल दे दिया है। जज कैसे न्याय करता है? जज के पास टूल होना चाहिए ना। हम सब मैकेनिक के पास अपने टूल्स होते हैं, टीचर्स के पास अपने नोट्स होते हैं, हर एक के पास अपनी अलग अलग चीज होती है। तो जज के पास क्या होता है? जज के पास एक टूल होता है ना, वो टूल क्या होता है? वो लॉ होते हैं। तो जब आपको अच्छा लॉ मिलेगा तो आप अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकोगे, आप लोगों को अच्छी चीजें दे सकोगे। अगली बात ये, आई थिंक आई होप आई कुड पुट अक्रॉस माय पॉइंट। दूसरी चीज ये कि अब जमाना बदल रहा है, जमाने के साथ हर चीज बदल जाती है। तो जब आज मैंने उस तहखाने में गई जहां पे शहीद भगत सिंह को रखा था, तो मुझे वो वाइब्रेशन तो आज भी महसूस हुई, मुझे ऐसा महसूस हुआ। और मैंने उन्हें ये बोला कि ये बिल्कुल सेम चीजें हैं जिन्हें भगत सिंह ने देखा होगा। ये जो छत है, तो उन्होंने मुझे बोला ये छत वही, ये टॉयलेट वही जो उन्होंने यूज की होगी। तो हर आदमी जहाँ बैठता है ना, तो इंडियन संस्कृति के हिसाब से वो अपनी वाइब्रेशन छोड़ता है।
आप जहाँ बैठते हो अपनी वाइब्रेशन छोड़ते हो। तो मैंने जब ये मैं उस वाइब्रेशन को महसूस कर सकी, लेकिन जिस हाल में, जिस चाहे टूटे फूटे हाल में था या डिलैपिडेटेड था, वो तय का ना, वो उन्होंने चेंज किया ना, उन्होंने उसको उस तरीके का बनाया ना कि आपको आज भी वो वाइब्रेशन महसूस होती है, मगर उसकी दीवारें, मगर उसकी छत को छोड़ प्रॉपर्ली ओनली पेंटेड, मगर उसका फर्श और चीजों से उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया जो कि आपको उस चीज का एहसास करा सके, क्योंकि आप जितने भी लोग आएंगे अब अपने हिसाब से हम वहां जाएंगे और उस चीज को महसूस करेंगे और हमें अच्छा लगेगा कि हम शहीद भगत सिंह की उस जगह पर आए जहां पर सिमिलरली हमें प्यार होता है, जो हमारी पुरानी चीजें होती हैं हमें उनसे प्यार होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चों की कोई पुरानी चाहे प्रेप की चीज़ होगी, मैं उसे बहुत संभाल के रखूंगी, आप सब भी रखते होंगे। आपकी कोई अपनी कोई प्रेप की चीज़ होगी, आप संभाल के रखते होंगे। आपकी पुरानी चीज़ें आपके मम्मी पापा संभाल के रखते होंगे। हमें पुरानी चीज़ों से ना बड़ा बड़ा प्यार हो जाता है कि ये मेरी फर्स्ट शर्ट, मेरा फर्स्ट पेन, मेरा फर्स्ट गाड़ी, मेरा फर्स्ट ये, हमें हर चीज़ से प्यार होता है। तो हमें भी जो पुराने बहुत समय तक हम लोगों को बड़ा प्यार रहा, भाई ये पुराने लॉ है, कैसे हटाएंगे, तो बहुत अच्छे बने हुए लॉ है, बहुत अच्छे बने, क्योंकि किसी भी पुरानी चीज़ को हटा के किसी भी नई चीज़ को लाने में ना बड़ा डर सा लगता है। और भाई डर ही नहीं लगता, उसके लिए एक इनकलाबी दिमाग भी चाहिए होता है, एक इनकलाबी दिल भी चाहिए होता है कि क्या मैं ऐसा कर दूं, क्या मैं ऐसा कर दूं, मेरी क्रिटिसिज्म भी हो सकती है, फिर ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो जो लोग इसको लेके आए हैं, जिन्होंने ऐसी हिम्मत की है, जिन 32,000 लोगों ने अपने 32,000 सजेशंस, 32,000 suggestions were given to the committee, जिन्होंने अपने ये सजेशंस दिए हैं, जो लोग इस चीज के लिए खड़े हुए हैं, उन सब ने उस वो जो एक प्यार सा होता है ना पुरानी चीज से, उन्होंने इस चीज के लिए अपने गट्स दिखाए हैं कि भाई अब ये सूट नहीं करता हमें, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको इस बात के लिए भी वेलकम किया जाना चाहिए कि इसको उस रूप में लेके आए हैं कि आपको सूट करेगा। आपको कैसे सूट करेगा, दिस कैन बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी मेरे पास कोई केसेस आते हैं, तो जैसे एफएसएल की बात है, बहुत सारे केसों में क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट डजंट कम इन टाइम, आज भी मैं कितने सारे ऑर्डर्स करके आई हूँ, डायरेक्टर इज डायरेक्टेड टू मेक द रिपोर्ट, गिव द रिपोर्ट इन दिस मच टाइम, फॉर 5 years you don't get the FSL report. So imagine कि अगर एक सेक्सुअल असॉल्ट केस में, अगर एक बच्चे की सेक्सुअल असॉल्ट हुई है, उसके केस में अगर FSL 7 साल तक नहीं आती, 5 साल तक नहीं आती, 3 साल तक नहीं आती, तो उस केस का क्या होगा, वो केस कभी आगे नहीं चलेगा और 3 साल के बाद या तो विक्टिम खो जाएगा या तो मुलजिम खो जाएगा, नहीं तो जो उनके सैंपल्स होते हैं, जिन लोगों में थोड़ा बहुत क्रिमिनल लॉ जानते हैं, जो सैंपल्स होते हैं वो सैंपल्स खराब हो जाएंगे, तो न्याय कहाँ से हुआ भाई, न्याय नहीं हो सकता ना। तो फिर क्या हो सकता है, सिर्फ पनिशमेंट हो सकती है। पनिशमेंट किसको हो सकती है, इस केस में तो मुलजिम को भी पनिशमेंट नहीं हो सकती, इसमें तो विक्टिम को पनिशमेंट हो सकती है, क्योंकि उसका तो सैंपल ही खराब हो गया, क्योंकि उसकी तो कोई रिपोर्ट ही नहीं आई है, ये इतना डिले हो गया। तो एवरी डे फॉर अ सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम इज अ पनिशमेंट फॉर हर। तो नए लॉ ने क्या किया है, नए लॉ ने बोल दिया है इतने दिन में एफएसएल, इतने दिन में कार्रवाई, इतने दिन में चार्ज, इतने दिन में एविडेंस, इतने दिन में आपको पूरा ट्रायल खत्म करना है। और ट्रायल खत्म करने के लिए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो जैसा लोग पूछते हैं तारीख पे तारीख, ये डायलॉग तो बड़ा अच्छा लगता है, लोग इस पे हंसते भी बहुत हैं, लोग इसका मजाक भी बहुत सारा बनाते हैं, मगर वो कभी जानते नहीं है कि कोर्ट में तारीख पे तारीख होती क्यों है। क्या जज तारीख देता है? अच्छा है, हम फोटो देखते हैं, हम फिल्म देखते हैं, हम जज पे हंसते हैं, सोचते हैं, अच्छा है, आप फनी कोई भी चीज़ को देख के अच्छी बात है, मगर वो रियलिटी कभी नहीं होती है। हर जज कोई वहाँ बैठा नहीं कि तारीख पे तारीख जज नहीं देता भाई हमेशा, जज भी जो किसी के कहने से तारीख देता है। तो कौन तारीख मांग रहा है, या तो प्रोसिक्यूशन मांग रहा है, या तो इधर से अक्यूज का काउंसिल मांग रहा है, और वो भी क्या हमेशा गलत चीज़ के लिए तारीख मांग रहे हैं, हमेशा गलत चीज़ के लिए भी तारीख नहीं मांग सकते। somebody has a personal trouble, somebody could not get a report, somebody could not prepare because he was not well, कभी-कभी तो आपको accommodate करना पड़ता है, but then it should not stretch to an extent कि जहाँ पर आज 14-year-old, I had one case which was 14-year-old case which I have quashed. I have decided cases of 20 which are 20 years old. तो आपकी जो ये न्याय संहिता है भाई, तो ये न्याय कैसे कर रही है कि इसने बोला स्पीडी ट्रायल। मैं किस चीज़ के लिए अपने आप को बेचैन महसूस करती हूँ एज ए जज कि भाई मैं जल्दी नहीं कर सकती, कहाँ वो मैं इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास उस
जजमेंट देनी पड़ेगी। तो जो लोग बैठे हुए रहते हैं ना जजमेंट में फॉर लॉन्ग, दे विल हैव टू गिव जजमेंट, दे विल हैव टू गिव जजमेंट। तो आप सबने जो लोग क्रिमिनल लॉ या लॉ पढ़ते हैं उन्हें मालूम होगा स्पीडी ट्रायल कितना इंपॉर्टेंट होता है। कैन आई हियर इट हाउ इंपॉर्टेंट इज स्पीडी ट्रायल? आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है स्पीडी ट्रायल इंपॉर्टेंट है या नहीं है? विक्टिम के लिए और दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई जज नहीं है जो हर चीज में डिले कर रहा है, आप लोग भी डिले कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, जज साहब भी बंद गए हैं और आप भी बंद गए हैं। तो न्याय किसको हो रहा है? न्याय जज साहब को नहीं हो रहा है, न्याय विक्टिम को हो रहा है, न्याय मुलजिम को हो रहा है, न्याय समाज को हो रहा है। और अल्टीमेटली जब आप इस चेंज को एक पॉजिटिव चेंज बनाएंगे तो अल्टीमेटली ये सारा का सारा जो न्याय है, ये सारा का सारा जो बेनिफिट है वो किसको जा रहा है भाई? अ बेटर कंट्री, अ बेटर भारत। और हमारा एम क्या है? हम पैदा क्यों हुए हैं? मातृभूमि के लिए पैदा हुए हैं, मातृभूमि के सम्मान के लिए पैदा हुए हैं, मातृभूमि को और अच्छा बनाने के लिए पैदा हुए हैं। और अगर कोई अच्छा कानून इस न्याय व्यवस्था को ठीक करता है, आपको स्पीडी ट्रायल देता है और उन सब एरियाज को कवर करता है जो पुराने लॉ ने कवर नहीं किए हुए थे, तो वी शुड वेलकम दैट। हमें उसको वेलकम करना है। हर व्यक्ति के पास एक मोबाइल फोन है एंड इट इज द मोस्ट डेंजरस apparatus that anybody can have, क्योंकि इतने सारे जो क्राइम है वो उस एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट से होते हैं। आप में से कितने लोगों को मालूम होगा कि एक फ़ोन कॉल आता है, आप एक क्लिक करते हैं, आप एक कोई भी आपको मैसेज आता है उस पर क्लिक करते हैं, आपके पैसे चले जाते हैं। आपको इसको क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम बोलते हैं। और साइबर बुलिंग होती है, साइबर ट्रोलिंग होती है। तो भाई वो पुराने लॉ में उस तरीके से उसको डील करने के लिए जजेस इक्विप्ड नहीं थे। तो जो चीज़ थी नहीं तो मैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करती? तो जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपको दिया तो उसमें क्रिटिसिज्म की क्या बात है? टुडे आई हैड अ केस वेयर अ रेप विक्टिम हैज बीन गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन स्टेट टू अनदर। मेरे पास जुरिडिक्शन नहीं है, मेरे पास जुरिडिक्शन नहीं है, तुम उधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ। नाउ जीरो एफआईआर दैट शी सेड। तो क्रिटिसिज्म की क्या बात है? एंड ये किसको स्ट्रेंथन करता है? ये कोर्ट को स्ट्रेंथन करता है। और जब कोर्ट को स्ट्रेंथन करता है तो वो किसको स्ट्रेंथन करता है? वो बार को स्ट्रेंथन करता है। जब वो बार को स्ट्रेंथन करता है तो वो किसको करता है? वो कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करता है। कम्युनिटी कौन है? हम ही तो हैं। लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि हर चीज को, जो नई चीज होती है ना, उसको क्रिटिसाइज केवल इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो नई है। किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि मेरे अपोनेंट ने लेके आया या मुझे जो लोग अच्छे नहीं लगते वो लेके आए या मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कानून जो आया ये वो वाला कानून नहीं आया मेरी मर्जी। ये वो वाला कानून नहीं है कि किसी ने एक दिन उठा और बोला मेरी मर्जी मैं लेके आ गया कानून। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। 32,000 आई टोल्ड यू, 32,000 सजेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years ये कानून आया। और इसमें जितनी भी नई चीजें आई वो सिर्फ इसलिए आई कि आपकी नई टेक्नोलॉजी, आपके नए नए तरीके के क्राइम तो हो रहे हैं ना, नए नए तरीके के क्राइम भी तो हो रहे हैं ना। आईए के आने के बाद कितने नए नए क्राइम हो रहे हैं ना, तो फिर उसको कैसे डील करे भाई? जज कैसे डील करे? आपने उसको लॉ दे दिया तो अब जज भी इक्विप्ड हो गया है, देन ही विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट द लॉ। तो हर नई चीज को पॉजिटिविटी से हमें वेलकम करना चाहिए। और फिर ये थोड़ी ना किसी ने बोला, ये किसी ने नहीं बोला कि भाई ये जो लॉ आ गया कभी चेंज ही नहीं हो सकता, जो पुराना आया था क्या वो नहीं चेंज हुआ था, तो क्या फिर ये नहीं चेंज हो सकता? सो हाउ डू वी चेंज लॉज? हम कैसे करते हैं? जब नए लॉज आते हैं फिर हम उन्हें अप्लाई करते हैं। जब हम उन्हें अप्लाई करते हैं तो उनके बारे में हमें इम्पैक्ट पता चलता है कि लॉ का इम्पैक्ट क्या हुआ है। अनफॉर्चुनेटली शायद हमारे कंट्री में ना एक स्टडी नहीं होती कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू लॉ। आई होप एंड आई विश एंड आई से दिस टू दिस ऑगस्ट गैदरिंग कि आप लोग इस बारे में कुछ करिए कि जो नए लॉ आए हैं ना उसकी इम्पैक्ट स्टडी भी होनी चाहिए। Because when you will have the impact study of the new laws, you will be able to tell those who are making laws कि इसमें ये परेशानी हो रही है। हर चीज को आपने कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन एज इट इज जैसा भी कुछ भी है, कहने का मतलब ये है कि आज भी कोई लॉ कोई फाइनल तो नहीं है। ये लॉ हैं जैसे पहले भी लॉज थे। और अगर किसी को ऐसा लगेगा कि दिस इज नॉट अ गुड मॉब लिंचिंग, जितनी सारी चीजें थी वो सारी इसमें इनकॉर्पोरेट हो गई हैं
एंड आई रियली फ्रॉम माई हार्ट, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं इसका स्वागत करती हूँ, मैं इसका वेलकम करती हूँ और मैं आपको अश्योर करती हूँ कि ये एक बेटर न्याय व्यवस्था के लिए और बेटर एडजुडिकेशन ऑफ मैटर्स एंड डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, these will go a long way. And I will end it कि भाई कभी भी एक फर्स्ट स्टेप तो सबको लेना ही पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक फर्स्ट स्टेप भी ना लें, हर चीज़ को बैठे बैठे क्रिटिसाइज कर दें, है खराब वो खराब, ऐसा नहीं होता। You have to start, you have to take the first step. When I was in college, तब भी लोग कहते थे इतना पुराना लॉ अंग्रेजों का क्यों है। किसी ने तो कुछ नहीं किया 32 साल तक मैं भी जज बन गई, मैं इन्हीं कॉरिडोर्स में घूमती थी, तब भी लोग कहते थे क्या अंग्रेजों का लॉ है, तो किसी ने चेंज नहीं किया था। तो अब चेंज हो गया है, तो दिस इज द टाइम कि जब उसको वेलकम करें, उसको एक पॉजिटिविटी से हम उसको वेलकम करके हम उसको एक बार इम्प्लीमेंट तो करें। अपने घर में भी कोई चीज़ लाते हैं नहीं तो पहले हम देखते हैं ना इट्स वर्किंग और नॉट। सो लेट अस टेक आवर फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स दैट। एंड माय मैसेज टू ऑल द यंगस्टर्स हु आर सिटिंग हियर, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा, कुछ ना आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। Thank you very much, ma'am, for your words of wisdom. You truly gained some immense knowledge. I request Dr. Vikas Gupta, Registrar, University of Delhi, to kindly propose the vote of thanks. Good evening to all of you. Our Vice Chancellor, Professor Yogesh Singh sir, Member Executive Council of the University, Professor Ratnamani, Dean Academic Affairs, Deans of the Faculties, Head of the Departments, Directors of the Centers, Principals of the Colleges, distinguished faculty members, my colleagues in the administration and my dear students. Wish you all a very good evening. I am sure all of you present here must have imbibed substantial information and significant knowledge about the 3 criminal laws: Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, Bharatiya Sakshya Adhiniyam. A big thanks to Honorable Chief Justice Ma'am and Madam Monica. मैं जब ये सुना तो एक मेरे को कहानी याद आई। मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगा कि जो सुनने के बाद इस जगह पे मुझे लगा कि किस तरीके से भारत सरकार ने, जैसे मैम ने बताया कि 32,000 सजेशन 4 साल का लंबा पीरियड, उसमें 2 शब्द किस तरीके से आए, मैं वो एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक बड़ा विद्वान पंडित था, उसकी पहली संतान होने वाली थी। तो जब उसकी पहली संतान होने वाली थी वो थोड़ा सा नर्वस भी था, लेकिन उसने दाई से बोला कि जब बच्चा हो तो तुम बाहर आके ये नींबू रखा है इसको गिरा दो। बच्चा हुआ लेकिन बच्चा रोया नहीं। दाई ने बच्चे को संभाला, थोड़ा थपथपाया, बच्चा थोड़ी देर में रोया और फिर उसने बाहर आके उसको नींबू गिराया। उस पंडित जी ने नींबू गिरने के बाद एक गणना करी। जब वो गणना करी तो उस गणना के हिसाब से उनको लगा कि इस बच्चे में पितृ हत्या का दोष है। बाप दुखी हुआ कि पहली संतान है और गणना बताती है कि पितृ हत्या का दोष है और वो नहीं चाहता कि ऐसा दोष उसके बच्चे के ऊपर लगे। उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई और घर छोड़कर चला गया। बच्चा बड़ा हुआ, पूछा, माँ ने जवाब नहीं दिया। 16 साल का जब बच्चा हुआ वो भी एक प्रखर पंडित बना और जब वो पंडित बना तो उसने फिर अपनी माँ से पूछा 16 साल का होने पे कि माँ मुझे कारण बताओ कि हमारे पिता कहाँ हैं। तो माँ ने 16 साल की उम्र में जाकर उसको समझाया कि बेटा ऐसे ऐसे हुआ और तुम्हारे पिता को ये लगा तो वो हमें छोड़ के चले गए।
बच्चा दुखी हुआ। थोड़े टाइम बाद उस देश के राजा ने एक घोषणा करवाई कि उनके देश में बारिश नहीं हो रही थी, कि वो बारिश कब होगी जो इसकी गणना सही तरीके से बताएगा उसको हम मुंह मांगा इनाम देंगे, और जो गणना गलत करेगा या घोषणा गलत करेगा उसको हम मृत्युदंड भी देंगे। एक दिन मुकर्रर किया गया, लोग वहां पहुंचे, तो वो बालक भी अपनी गणना करने के बाद वहां पहुंचा, तो वहां पे एक पंडित बैठे थे। वो पंडित जो बैठे थे उन्होंने राजा को बताया कि महाराज शनिवार के दिन शाम को 4 बजे वर्षा हो। उस बालक ने अपनी गणना करी और उसने बोला कि महाराज वर्षा शनिवार के दिन ही होगी, लेकिन 4:02 या 3 मिनट में होगी। वीर पंडित थोड़े सकपकाए, उन्होंने फिर गणना करी और एक घोषणा और कर दी कि आधे घंटे बाद जब वर्षा होगी, वर्षा होने के आधे घंटे बाद ओले पड़ेंगे और हर ओले का वजन जो है वो 50 ग्राम के लगभग होगा। बालक ने भी गणना करी, उसने फिर बोला कि महाराज ओले पड़ेंगे, लेकिन किसी भी ओले का वजन 50 ग्राम नहीं होगा, 47 ग्राम का हो सकता है, 48 का हो सकता है, 49 का हो सकता है, 50 का नहीं होगा। शनिवार का दिन आया, लोग इकट्ठे हुए, 3:30 बजे तक धूप खिली हुई थी, किसी को लग नहीं रहा था बारिश होगी, लेकिन 3:30 बजे के बाद बादल आए, खूब काला छावी घटा और लोग बेसब्री से इंतजार करने लगे अब 4 बजे का। 4 बजे लेकिन बारिश नहीं हुई। 4:02 या 3 मिनट के ऊपर बारिश हुई। अब लोगों ने बच्चे की तरफ बहुत अच्छी नजर से देखा कि देखो कितनी सटीक भविष्यवाणी इस बालक ने करी है, और फिर अगली भविष्यवाणी में इंतजार करने लगे। आधे घंटे के बाद ओले पड़ने शुरू हुए, ओले पड़े। जब वो ओले पड़े, राजा ने ओलों का वजन भी कराया और किसी भी ओले का वजन 50 ग्राम नहीं निकला। राजा ने उस बालक से बोला कि देखो हमने तो कहा था कि जो इसकी भविष्यवाणी गलत होगी हम उसको मृत्युदंड देंगे, हम तुम्हें इनाम देंगे, अब तुम फैसला करो कि इनको हम क्या सजा दें। बालक ने देखा और बोला महाराज आप इनको छोड़ दिए। राजा सकपकाया और पूछा कि भाई तुम क्यों इनको छोड़ने का कह रहे हो? तो उसने बोला कि महाराज ये मेरे पिता हैं, तो आप इनको छोड़ दीजिए। अब पिता ने अपने बेटे की तरफ देखा, 16 साल बाद जब मिले, आंखों में आंसू भर आए। राजा ने उनको छोड़ा, बेटे को इनाम दिया। जो बेटा और वृद्ध पंडित दोनों आपस में बात करने लगे, उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारा पिता हूं? तो उसने बोला कि आज भी आपकी भविष्यवाणी सही थी, आपकी दोनों भविष्यवाणी सही थी, लेकिन आपने भविष्यवाणी करने के साथ साथ कॉमन सेंस को यूज नहीं करा। वर्षा 4 बजे हुई, लेकिन जिस ऊंचाई से हुई नीचे आने में 2 या 3 मिनट लगे, तो वो 2-3 मिनट की मैंने कॉमन सेंस से करना है। दूसरा, आपकी दूसरी भविष्यवाणी की सही थी, हर ओला 50 ग्राम का ही था। वो भी जब नीचे आया थोड़ा बोला तो आते आते 49 ग्राम, 48 ग्राम और 47 ग्राम का रह गया। तो उसने बोला कि आपको अपनी गणना के साथ साथ कॉमन सेंस का भी यूज करना बहुत जरूरी है। और आज के संदर्भ में जैसे हमारे चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर ने हमारे को इन तीनों न्याय के बारे में बताया जो नए कानून आए, कि मैं ये मानता हूं कि भारत सरकार ने जो कानून में चेंजेस लाए हैं, कई वर्षों के रुकने के बाद एक कॉमन सेंस को यूज करके प्रॉपर एप्लीकेशन, and we are sure that the introduction of 3 new criminal laws will herald a new era in criminal jurisprudence in post-independent Bharat after 75 years of independence. The University of Delhi is an institution of higher learning, a 100-year-old university, and an institution of evidence has to provide these kind of campaigns and knowledge to everyone. And I'm really, really thankful to Madam for providing us this guidance. I would like to convey this opportunity, take this opportunity to convey a deep sense of gratitude on my behalf and on behalf of the university
for an overall pervasive and thought-provoking speech by Honorable Justice Swarnakanta Sharma. Ma'am, your words of wisdom will have lasting impact on our minds about the relevance and importance of the knowledge about the 3 criminal laws. I would like to convey sincere appreciation to Madam Monica Arora, Senior Advocate and Member Executive Council, for her remarkable and valuable words about these 3 new criminal laws. Madam, as a member of Academic Council, we will continue to get enlightened by your profound knowledge and understanding of the criminal jurisprudence. As always, our Vice Chancellor has gone somewhere, but it has always been the privilege to learn something new from him. As Madam has said, अहिंसा परमो धर्मा, और उसके आगे की लाइन हमेशा शायद किसी ने नहीं सुनी थी, और मैं ये मानता हूँ कि कई बार की चर्चा होती थी और दिमाग में जहन आता था कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध रोक भी सकते थे, हम सब मानते हैं, लेकिन उन्होंने युद्ध होने दिया, लेकिन हम वहीं तक रुक जाते थे कि चलो हो सकता है कुछ अलग नहीं तो। लेकिन आज जो सेकंड लाइन बीसी सर ने बताई कि अहिंसा परमो धर्मा है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा करनी पड़ी तो उससे भी बड़ा धर्म है। तो मैं वाइस चांसलर सर मेरे नहीं है, बट आई कन्वे माय सिंसियर थैंक्स टू द ऑनरेबल वाइस चांसलर सर। I would also like to thank Professor Balram Kwani, Dean of Colleges, and Professor Rajni Avi for their constructive support for organizing this program. Sincere appreciation is due to Professor K. Ratnavali, Dean Academic Affairs, for her serious involvement in every details of this awareness program, which would not have been possible without her constant efforts. I know it is very difficult to get the time of judges, but ma'am has put in extra efforts and she has contacted, she respected the time and respect for the madam ki ma'am, we will wait for your time and we will organize the program as per your convenience. Thank you so much, ma'am. I would like to thank all of you who are present here. Without your presence, this program would not have been a great success. I would extend my thanks to the security staff and the sanitation staff that they have provided all support which is needed for the success of this program. Ladies and gentlemen, I request all of you to kindly join for a refreshment. Thank you so much. Namaskar. I request everyone to kindly rise for the national anthem. Really a pleasure hearing you. ऐसा है सब लॉ में जजमेंट्स देने में इतने बिजी हैं कि थोड़ा पीछे वेट थैंक यू अभी से सबको बता देना मैंने उतारा नहीं नाच करके ये क्रीम के साथ अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा जुलाई में हम एक एफडीपी भी करें हम एक हफ्ते हमने देखा एक एफडीपी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी करते हैं वो भी करें Thank you so much. It was